दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस वक्त जो अपडेट है उसमें बीजेपी आगे चल रही है लगभग 41 सीटों पर। वहीं आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी की, तो 29 सीटों पर आगे चल रही है। पहले कांग्रेस भी 1 सीटों पर आगे चल रही थी, बादली से देवेंद्र यादव, लेकिन हालांकि अभी जो अपडेट आया है वापस से वो पीछे चल रहे हैं। मैं आपको पहले बेसिक अपडेट दे देता हूं, फिर उस पर समझेंगे आगे कि क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली चुनाव में। कालका जी से बात करें तो आतिशी पीछे चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, नई दिल्ली से पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी अब आगे चल रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, उनसे समझेंगे क्या वजह रही, क्यों आम आदमी पार्टी इतनी पीछे चल रही है और नतीजे क्या आ सकते हैं, कौन बन सकता है दिल्ली में, किसकी सरकार बनेगी और कौन सीएम बनेगा, सब कुछ समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण जी में। नमस्कार। क्या लग रहा है जो अभी रुझान आ रहे हैं यही नतीजे में कन्वर्ट होंगे या कुछ बदलेगी तस्वीर आने वाले समय पे? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में एक हार्वर्ड के लिए केस स्टडी है। कैसे पल पल चुनाव प्रचार के दौरान स्थितियां बदलती रहीं और गणना जब हो रही है, ईवीएम काउंटिंग हो रही है, तब भी परिस्थिति लगातार बदल रही है। अगर इनिशियली देखें तो आम आदमी पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 50 सीटों पर पहुंच गई थी, जिसमें एक कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा था, देवेंद्र यादव। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बदली। धीरे धीरे बदलकर स्थिति ये है कि अब आम आदमी पार्टी लगभग 29 सीट्स पर आगे है। तो प्रोपोर्शनेटली अब बीजेपी 40-41 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 36 का है, बिल्कुल, यानी बहुत मार्जिन नहीं है। अब कांग्रेस के पास अगर 2-3 सीटें भी आए तो शायद अगर वो काउंटिंग में बाहर रहे तो बीजेपी को इसका मार्जिन मिल जाता, लेकिन वो भी अभी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी बहुत कश्मकश है। जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना फुल फोकस भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस, विकास से हटाकर सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की जो रेबड़ी पर, मैं कहूँगा फ्रीबीज स्कीम पर जो कर दिया, वो कहीं ना कहीं जनता को अपील तो किया। लेकिन जब जैसे ही बदले में कांग्रेस और भाजपा ने भी जब ये सेम स्कीम ले आई तो कहीं ना कहीं स्थिति पलटी। अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा नहीं कि भाजपा भी कोई फ्रीबीज की बात करे, कोई ऐसी बड़ी जन कल्याण की घोषणा कर दे। तो विश्वसनीयता के मुद्दे पर तो अरविंद केजरीवाल कमजोर हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक अंतर्द्वंद था कि वो इस चुनाव को सीरियसली लड़े या नहीं लड़े। कांग्रेस का जो लोअर मिडिल ऑर्डर था वो चाहता था कि बड़ी टक्कर दी जाए आम आदमी पार्टी को। हम जीता ना जीता, अगर एक बार आम आदमी पार्टी को हरा देंगे तो हम दिल्ली के मैदान में वापस आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप है, उसको ये मैसेज था कि अगर सारा विपक्ष आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कल को क्या मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, या कल को मैं प्रधानमंत्री पद का चुनाव का चेहरा बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। इस तरह की धमकियों के बीच में कांग्रेस में एक ऐसा अंतर्द्वंद रहा। इस विरोध को टालने में राहुल गांधी सफल रहे और कांग्रेस अपनी ताकत से नहीं लड़ रही। अगर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से लड़ रही होती, अरविंद केजरीवाल के सामने राहुल गांधी अपनी पूरा जोर दिखा रहे होते, तो स्थिति वैसी होती जैसी पहले चुनाव में थी, दूसरे चुनाव में थी, जहां अरविंद केजरीवाल 57 सीटों के साथ नंबर 1 पे थे और बीजेपी 300 सीटों के साथ नंबर 2 पे थी। तो ऐसी स्थिति होती, कांग्रेस भले ही 1, 2, 3 सीटें लाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 पर होती और आम आदमी पार्टी 2-3 सीटों पर रह जाती। पर मुझे लगता है कि आपसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने लड़ने का दिखावा तो किया, लेकिन कांग्रेस लड़ी ही नहीं। जितने भी वोट बीजेपी के बढ़े हैं वो अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों में जो विश्वास घटा है उसका परिणाम है। जो आम आदमी पार्टी के कई नेता अरविंद केजरीवाल समेत जो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में गए और परेशानियों में रहे, बयानबाजी होती रही, उनके खिलाफ तमाम एविडेंस रहे, कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, इसका एक बड़ा फर्क पड़ा। फिर भी
मैं कहूंगा मुस्लिम समाज एकजुट आम आदमी पार्टी के साथ रहा। जिस तरीके से शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और M.K. स्टालिन, इन सब नेताओं ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन दिया, मुस्लिम समाज को ये तो तय हो गया कि हमें नहीं बंटना है। अगर बीजेपी को हराना है, जैसा कि आमतौर पर माइंड सेट रहता है, अगर बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज भी मजबूत स्थिति में है। और पल पल कब स्थिति क्या हो जाए कह नहीं सकता। हो सकता है आम आदमी पार्टी 32-33 के आंकड़े तक भी पहुंच सकती। लगभग 11:30 बजे के आसपास धीरे धीरे स्पष्ट होता नजर आएगा। अवध ओझा की बात करते, इतनी बयानबाजी, एजुकेटर हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते, लेकिन इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। क्या लग रहा है कि राजनीति में आके गलती कर दी है? देखिए, अवध ओझा की को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे पहली बार, दूसरी बार में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली, हाँ। मतलब किसको भी खड़ा किया तो वो जीत गया। बिल्कुल। अवध ओझा जी को लगा कि लगभग अब भी ऐसा है, उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल की टक्कर में मोदी जी दिल्ली में उनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और शुरुआती तौर पर लग भी रहा था, जब तक कि कांग्रेस पिक्चर में वापस से नहीं आई, जब तक कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को करप्ट पार्टी कहना शुरू नहीं किया, तब तक अवध ओझा को ये लगा कि अरे मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा। और उन्होंने सीट बिल्कुल ठीक चुनी। पटपड़गंज की सीट में सबसे ज्यादा पूर्वांचली है, अवध ओझा खुद भी पूर्वांचली है, बिल्कुल। और जहां से टक्कर रविंदर नेगी से, वो भी पूर्वांचली है। तो उन्हें लगा रविंदर नेगी कहीं राष्ट्रीय पटल पे, क्षेत्रीय पटल पर बहुत दिखाई नहीं दे रहे हैं, भाजपा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और जबकि अवध ओझा एक बड़ा चेहरा है, ऐसे में स्थिति पलट जाएगी। लेकिन स्थिति उतनी पलटी नहीं। तो अवध ओझा कभी ऊपर भी गए हैं। हाँ। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि वहां पटपड़गंज की विधानसभा में एक निगम पार्षद देवेंद्र कुमार, जो कि रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब देवेंद्र कुमार के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से उस पर्टिकुलर उस पार्टी पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, और भारी हो गया। चूंकि मनीष सिसोदिया को कोई सेफ सीट चाहिए थी तो वो जंगपुरा चले गए। यहाँ अवध ओझा का सिलेक्शन ठीक था, अवध ओझा की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक थी, बट जिस तरीके से कांग्रेस ने थोड़ी सी मेहनत की, आम आदमी बीजेपी ने थोड़ा सा फ्रीबीज पर फोकस किया, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में अंतर्द्वंद उजागर हुए, कहीं ना कहीं अवध ओझा आज मुश्किल में है। अगर जीत जाएंगे तो फिर भी ये बड़ी हैरानी होगी। खैर, वहां मामला रोचक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, धीरे धीरे देख रहा हूँ मैं आम आदमी पार्टी रिवाइव कर रही है। जैसे शुरुआत में केजरीवाल पीछे चल रहे थे, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अभी देख रहे हैं जिस हिसाब से अभी आ रहे रुझान, उसमें वापसी कर रहे हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। इवन अमनतुल्लाह की बात करें जो ओखला से हैं, वो भी पीछे चल रहे थे, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे नतीजे कुछ बदल भी सकते हैं? या देखिए, नतीजे पल पल बदल रहे हैं। मेरा अंदाजा ये है कि आम आदमी पार्टी 32 से 34 सीट तक पहुंच सकती है। हाँ, और ऐसे में अभी मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि आम आदमी पार्टी विचार कर रही है कि अपने विधायकों को, जो बढ़त वाले विधायक हैं, या जो लगभग सभी विधायकों को या विधायक कैंडिडेट हैं, उनको पंजाब शिफ्ट कर दे। हाँ, तो पंजाब अगर शिफ्टिंग की बात आती है, इसका मतलब पार्टी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कल केजरीवाल कह भी रहे थे कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, ये वो आरोप लगा। देखिए, आरोप लगाना तो अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना ट्रैक है। वो इस तरह की हरकतें किया करते हैं, जनता का विश्वास जीत भी लेते हैं। वो बिल्कुल महाराजा शिवाजी महाराज की तरह छापामार युद्ध की रणनीति अपनाते हैं। आरोप लगाओ, भाग जाओ। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद अब उससे क्या है, उन्हें तत्कालिक माइलेज मिल गया, वोटों में कन्वर्ट हो गया। जनता को लगा अरे अरविंद केजरीवाल तो इनोसेंट है, निर्दोष है, और इस बेचारे को ये बीजेपी वाले और एलजी मिलकर परेशान कर रहे हैं, इसको वोट दो। पर मुझे ऐसा लगता है अब सरकार बहुत जागरूक है, ऐसे मामलों में भी सरकार इनको छोड़ेगी नहीं। अब ये इस बार का विधानसभा चुनाव जीते या हारे, अरविंद केजरीवाल सेफली राजनीतिक जीवन जिएंगे, मुझे इसमें संदेह है। मुझे लगता है इनको वापस जेल भी जाना पड़ सकता है, नए मामले भी हो सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जैसे इनके घर पर नोटिस सर्व किया, इनको बात की। अभी जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, अभी दिखने में मामला बिल्कुल ठंडा सा लग रहा है, बिल्कुल। लेकिन ठंडा सरकारी मामला ठंडा होता नहीं है। एक नोटिस, दूसरा नोटिस, और वापस 3 साल तक की सजा हो सकती है। और उस मामले में जवाब देने के समय अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से वापस चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, भाजपा पर आरोप लगाया, और सेफली जवाब देकर बाहर आ गए। बिल्कुल, सरकार को पता था कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, अगर इनको अभी गिरफ्तार कर लिया तो ये वापस शहीदी
दिखाएंगे कि मैं शहीद हो गया हूं, मेरे को जानबूझ कर लोग परेशान कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जैसे ही चुनावों की गिनती खत्म होगी, अरविंद केजरीवाल वापस उस सरकारी इकोसिस्टम में आ जाएंगे जिसको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि यहां वो एक बार कानूनी शिकंजी में आए तो इस बार बच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो विशेष प्रकार की जमानत पर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, और कोई और मंत्री भी नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब पद पे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब उनकी गिरफ्तारी में कोई बड़ा मुश्किल काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बाउंस बैक कर जाए, राइज कर जाए, बराबर पे आ जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का अच्छा वक्त कब तक है ये जानना रोचक रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। बीजेपी की बात करें तो 40 सीटों पर अभी भी बढ़त है और 30 सीटों पर लगभग आम आदमी पार्टी की बढ़त है। जो दिग्गज नेता है पहले पीछे चल रहे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, वो फिर से बढ़त बना चुके हैं। अब देखते हैं धीरे धीरे 11:30-12 बजे के आसपास नतीजे स्पष्ट होंगे कि किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में। जो भी बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, कौन बनेगा सूबे का मुख्यमंत्री, वो सब हम आपको बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।